potential energy of the molecule decrease and thermodynamic stability increase. Thermodynamic stability of the molecule increase. हाँ, बहुत समझ में आया। जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज, मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगी। जैसे फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है 2, इसमें फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बना है, तो आखिर ये बॉन्ड कैसे बना, बॉन्ड कब बनेगा, किसी दो एटम के बीच बॉन्डिंग होती कब है, देखो सामने से ये हमको एनर्जी समझा, बॉन्ड एनर्जी से, ये बात है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की। ये एनर्जी बढ़ रही है, ये ग्राउंड लेवल की एनर्जी है, मतलब दो फ्लोरीन एटम है, दोनों दूरी पर है, एक फ्लोरीन ये है और दूसरा फ्लोरीन ये है, ये उनके बीच की दूरी है। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच की दूरी। अब एटम दूर है, अभी बॉन्ड बना नहीं है, अब ये बॉन्ड बनाना है इनको आपस में, तो आखिर इनके बीच बॉन्ड बनेगा कब, तो ध्यान से देखो, जब भी दो एटम एक दूसरे के दूर है, इन दोनों के बीच दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं बॉन्डिंग के दौरान, तो उसमें दो फोर्स काम करता है वहां पर, एक अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्सन। हाँ, अट्रैक्शन किसके बीच होगा, इसका न्यूक्लियाई, पहले फ्लोरीन का न्यूक्लियाई दूसरे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, और दूसरे फ्लोरीन का न्यूक्लियाई पहली फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसका न्यूक्लियाई, इसके इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियाई, इसके इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, और इसके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। मतलब जब दो एटम नजदीक आते हैं तो उनके बीच दो फोर्स काम करते हैं, एक अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्सन। लेकिन बॉन्ड कब बनता है, बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्शन रिपल्सन पे डोमिनेट कर जाएगा। हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं, उसको अच्छाई भी देखते हैं, बुराई भी देखते हैं, लेकिन मेरी दोस्ती तभी होगी जब अच्छाई, उसमें हमको अच्छाई ज्यादा दिखाई दे बुराई से, और जब बुराई ज्यादा दिखेगी अच्छाई की तुलना में, तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, फ्रेंडशिप होगी ही नहीं। बोलो, बात समझ में आया। तो दो एटम के बीच बॉन्ड तभी बनता है जब अट्रैक्शन रिपल्सन के ऊपर डोमिनेट करता है। लेकिन शुरुआत में क्या होगा, दो फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन एंड, बिल्कुल, व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर, when two atom approach each other, when two atom approach each other to form bond, two force is operating. When two atom approach each other to form bond, two force is operating. Two force is operating. टू फोर्स इज ऑपरेटिंग। कौन कौन सा, पहला अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्सन, दो फोर्स काम करेंगे, पहला अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्सन। हाँ, बॉन्ड कब बनेगा, लिखो, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर इफ, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर इफ attraction force is dominant over repulsion. Attraction force dominant over repulsion. ठीक है, बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्शन रिपल्सन के ऊपर डोमिनेट होगा, और उसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। इस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, अट्रैक्शन कब ज्यादा होता है, रिपल्सन कब ज्यादा होता है, जब दो एटम दूरी पर है, ठीक है, उस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा या रिपल्सन ज्यादा होगा। मतलब हमको याद किसी की कब आती है, जब दूर पर है या सामने हो, हाँ दूर है, जब दूर होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा, और जैसे नजदीक आते जाएंगे अट्रैक्शन कम होता जाएगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ता जाएगा।
फिर दोनों में लास्ट में बैलेंसिंग है, एक ऐसी दूरी आएगी, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां अट्रैक्शन रिपल्सन में बैलेंसिंग हो जाएगी, अब वहाँ अट्रैक्शन रिपल्सन के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखो सामने, अच्छा दूरी ज्यादा है, अब देखो दूरी कम होती जा रही है, पहले दूरी ज्यादा थी अब दूरी कम हो रही है, ठीक है। पहले अट्रैक्शन ज्यादा था, रिपल्सन बिल्कुल नहीं था, लेकिन और जब नजदीक आ गए तो अट्रैक्शन घटने लगा, रिपल्सन बढ़ने लगा। एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पर इस अट्रैक्शन रिपल्सन के बीच बैलेंसिंग आ जाएगी, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन तब होगा जब अट्रैक्शन रिपल्सन के ऊपर डोमिनेट होगा। देखो ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी बढ़ रही है, ये एनर्जी घट रही है। देखो ये ग्राफ इस तरह का आएगा, इस तरह से, मतलब एक वह दूरी है, ये वह दूरी है जिस पर अट्रैक्शन रिपल्सन के ऊपर डोमिनेट कर गया, पोटेंशियल जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, और ये कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। और ये वह दूरी है जहां पर अट्रैक्शन रिपल्सन के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, जहां ओवरलैपिंग हो रही है इनके बीच में, और ये कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। ये होगी बॉन्ड डिस्टेंस, नोट कर लो। देखो, when bond formation occur, then potential energy of the molecule less than constituent atom. When bond formation occur, the potential energy of the molecule is less than constituent atom. Potential energy of the molecule less than constituent atom. इसलिए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एटम से ज्यादा होती है हमेशा, क्योंकि मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी एटम से कम है। पोटेंशियल देखो एनर्जी बढ़ रही है, नीचे एनर्जी घट रही है, तो जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंस्टिट्यूएंट एटम की तुलना में देखा जाए कम है, इसलिए मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन कंस्टिट्यूएंट एटम। हाँ बोलो, समझ में आया कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, सिस्टम की एनर्जी क्या होगा, घटेगी, और एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसी को बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। अब क्वेश्चन ये है कि थर्मल स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी। मेरे सामने 4 मॉलिक्यूल दिए गए, आप पूछा विच मॉलिक्यूल थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। हाँ, तो इसकी पोटेंशियल कम होगी, तो पोटेंशियल कम है ये हमको कैसे पता चलेगा। जैसे कोई भी आदमी शांत है, बाहर से जो भी हो, अंदर से कितना शांत है, जितना उसका मन नहीं चलता, किसी बात को लेके उसका मन नहीं चलता, हर बात में वो शांत है, रिलैक्स है, तो बोलेंगे मॉलिक्यूल ये आदमी थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, क्योंकि उसके मन में शांति है, ठीक है, तन में भी हलचल नहीं है, अब मन भी एकदम शांत है, रिलैक्स है, तो जो हमेशा मन उसका शांत है तो बोलेंगे ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। तो बताओ उसके मन की स्थिति शांत है, किसी भी आदमी का मन शांत है, कैसे पता चलेगा, उसकी नींद से पता चल जाता है। जब वो सोने जाएगा, जहां सर रखेगा तकिए पर, तुरंत नींद आ जाएगी। और जिसका मन अशांत रहता है उसको नींद जल्दी नहीं आती, उसको टाइम लगता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो दवा गोली खाना पड़ेगा उसको। किसी आदमी की शांति उसकी नींद से पता चल जाती है, कि जहां सोने जाए तकिया पर सर रखे और तुरंत नींद आ जाए, ये उसकी पहचान है। हाँ बोलो, तो हम किसी मॉलिक्यूल को देख के कैसे जाने कि मॉलिक्यूल थर्मल स्टेबल है, कैसे पता चलेगा। हाँ, पता चलेगा उसके फॉर्मल चार्ज से, फॉर्मल चार्ज जो कि बताता है मॉलिक्यूल की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। नोट करो, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज मतलब ख्याल, किसी भी मॉलिक्यूल में चार्ज है मतलब ख्याल है। ख्याल भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, फॉर्मल चार्ज कोई रियल चार्ज नहीं है। याद करो, ऑक्सीडेशन में जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन का चार्ज रियल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है।
लेकिन हम फॉर्मल चार्ज के बारे में क्या बोलेंगे कि फॉर्मल चार्ज कोई रियल चार्ज नहीं है, ये हाइपोथेटिकल ही होता है। मतलब बाहर से मॉलिक्यूल एकदम शांत है, वो भीतर कितनी शांति है उसके अंदर वो हमको पता करना है, तो भीतर को जानने के लिए ये फॉर्मल चार्ज। हाँ, किसी आदमी का भीतर से कितना शांत है उसकी नींद से पता चल जाता है, उसकी नींद की गहराई से पता चलता है। मतलब सोएगा तो पूरा एकदम प्रलय करके उस पर सोएगा, अपनी एड्रेस अपनी पहचान भी नहीं होगी उसको। और जिसको याद है सोया है लेकिन अपना एड्रेस पूरा पता है, नाम पता सब जानता है, तो समझो सोया ही नहीं है। दारू वो पीता है जो अशांत होता है, वो अपनी अशांति की वजह से पीता है वो दारू, और वो जब तक नशा रहता है तब तक उसको शांति रहेगी, लेकिन जहां नशा हटा नहीं तो फिर अशांत हो जाता है। लेकिन ये जो है 24 घंटे की शांति है। बोलो, समझ में आया? हाँ, तो कैसे पता चलेगा? हाँ, चलेगा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है? F माइनस जेड, F इक्वल टू जेड माइनस S/2 माइनस यू, ये फॉर्मूला। हाँ, ये फॉर्मल चार्ज ये कोई रियल चार्ज नहीं है, ये हाइपोथेटिकल चार्ज है इस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के ऊपर। और ये फॉर्मल चार्ज जितना मिनिमम होगा उसकी पोटेंशियल जी क्या होगी? घटती चली जाएगी, और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगी। और ये बात वैसे ही जैसे हमें कोई ख्याल नहीं चलता हो, कोई ख्याल न चले, और जितना ख्यालों से खाली रहेगा तो उसको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी, एकदम शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, स्टेबल रहेगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। देखो, इट इज नॉट ए रियल चार्ज, फॉर्मल चार्ज इज नॉट ए रियल चार्ज, द हाइपोथेटिकल चार्ज। ये रियल चार्ज नहीं है, द हाइपोथेटिकल चार्ज। The structure having minimum formal charge. Structure having minimum formal charge. Formal charge क्या? मिनिमम, मतलब ख्यालों से खाली। Structure having minimum formal charge, having minimum potential energy. Structure having minimum formal charge, having minimum potential energy, more thermodynamically stable. उसमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होने के लिए मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज मिनिमम होना चाहिए, मतलब फॉर्मल चार्ज क्या हो? 0, मिनिमम मतलब 0। तो जिस किसी स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है, मिनिमम है, समझना उसकी पोटेंशियल जी भी क्या हो गई? मिनिमम, और थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा। हाँ, कैसे खोजेंगे? हाँ, देखो सामने, जैसे अमोनिया, ये अमोनिया है, वैसे देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखा जाए तो उसमें चार्ज है। कैसे? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के सिग्मा को अपनी तरफ खींचेगा, ये माइनस प्लस, ये भी खींचेगा माइनस प्लस, ये भी खींचेगा माइनस प्लस, पता कितना चार्ज आया? -3। ये ऑक्सीडेशन नंबर -3। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर का चार्ज जो होता है वो अलग है, फॉर्मल चार्ज अलग है। हाँ, फॉर्मल चार्ज क्या है? देखो सामने, हाइपोथेटिकल चार्ज कैसे निकालते हैं? हाँ, इसमें वैलेंस चार्ज, जेड का मतलब क्या है? एफ का मतलब फॉर्मल चार्ज है, एफ को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। ये जेड क्या है? जेड इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एस क्या? एस, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गए? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यू है नंबर ऑफ अन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने शेयरिंग हो गए, और कितने अनशेयरिंग इलेक्ट्रॉन है।
कोई दुकानदार है, बिजनेसमैन है, बताओ रात को हिसाब किताब करके सोता है, कितना दुकान से आया खर्चा, कितना हमने कमाया, कितना हमने खर्चा दे दिया और कितना बैंक पे बैलेंस रखा है, सबका हिसाब किताब करके लास्ट में खाली होकर सोता है। कोई दुकानदारी करता है तो रात को आएगा पूरा हिसाब करके तब जाके सोता है, और सारा हिसाब क्लियर हो गया तो बताओ नींद आएगी अच्छी, और हिसाब क्लियर नहीं है, कहीं कहीं डिफरेंस आ रहा है तो बताओ मन चलेगा तो नींद खराब हो जाएगी उसकी। कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, कितना मतलब हमने दिन भर में कमाया, कितना हमने खर्चा घर को दिया और कितना बैंक बैलेंस है अनशेयर। हाँ चलो देखा जाए, इसमें बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में तो जेड की जगह रखा है 5। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर पे है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, जब आप देखो जब भी शेयरिंग हो जाती है तो उस इलेक्ट्रॉन पर दोनों का अधिकार हो जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी उस पर दोनों एटम का अधिकार होगा। तो नाइट्रोजन के पास जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो 2, 2, 4, 2, 6। हाँ कितने हो गए शेयर 6/2। और कितने अनशेयर है, मतलब 5 में से 3 शेयरिंग कर लिया, 2 बचा, मतलब 1 लोन पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर है। हाँ सॉल्व करो, 0, मतलब फॉर्मल चार्ज इसका 0 है। तो दिन भर तो दिमाग खूब चलता है, लेकिन जब सोने जाएगा ना अमोनिया तो बड़े तुरंत नींद आ जाएगी इसको। कई लोग होते हैं दिन भर जो है सब डांटते पीटते रहेंगे सबको घर में, लेकिन जब सोने जाएंगे तो तुरंत खट से नींद भी आ जाती है, मतलब अंदर से खाली है। बोलो समझ में आया? अच्छा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कैसे दिया, एनसीईआरटी में जो दिया उसको सॉल्व करूंगा। एनसीईआरटी में ओजोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसा, हाँ ये ओजोन का स्ट्रक्चर, इसमें ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3, तीनों का फॉर्मूला चार्ज निकालो, तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालो। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा? इसका हाँ 0। सबको समझ में आया कैसे? जो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, हाँ कितनी शेयरिंग है 2 और 2 4, और कितनी अन शेयरिंग है 1 2 3 4। सॉल्व करो 0 आ जाएगा। इस ऑक्सीजन का 0 फॉर्मल चार्ज 0, समझ में आ गया? अच्छा इस ऑक्सीजन का निकालो, हाँ +1 कैसे? हाँ निकालो फॉर्मल चार्ज कितने थे वैलेंस शेल में 6, कितनी शेयरिंग है 2 2 4 2 6, 6/2, और अनशेयरिंग कितनी है 2। सॉल्व करो +1, यानी इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1। हाँ इस ऑक्सीजन का निकालो, हाँ वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितनी है 2, अनशेयरिंग कितनी है 2 2 4 2 6, हाँ F की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, उसमें से एक ऑक्सीजन तो शांत है 0, जबकि 2 अशांत है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव? तो इसने दिया है, देखो इसने लोन पेयर दिया है और इसने लोन पेयर लिया है, तो देने वाले को देने का याद है और लेने वाले को लेने का याद है, जबकि इसमें न दिया न लिया। हिसाब बराबर 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 की शेयरिंग है और रात को खाली होकर सोएगा। बोलो तो घर का जो बड़ा आदमी होता है, जो दुकानदारी करता है, दिन भर कमा के आता है, घर में पैसा देता है, घर में 10 लोग हैं खाने पीने वाले, तो उसके दिमाग में चलता है कि हम सबको खिलाते हैं, और घर वाले सोचते हैं कि इन्हीं की वजह से हम लोग खाते हैं। न वो खिलाने वाला है न खाने वाले हैं, सब अपने कर्मों, सब अपनी किस्मत का मिलता है सबको, जबकि वास्तव में ये है। और जिसको ये दिमाग में है कि हमारी वजह से घर चलता है, हम सबको खिलाते हैं, वो पॉजिटिव रहेगा, हमेशा परेशानी रहेगा वो।
और जो दूसरा खाने वाला भी परेशान रहेगा फिर तो। जबकि ना कोई खिलाता है ना कोई खाता है, सब अपनी किस्मत का चलता है खेल। आया समझ में? और यदि सबको किस्मत का मान के चलेंगे तो सब न्यूट्रल रहेंगे, खाली होके सोएंगे, और नहीं तो दिमाग चलता रहेगा रात भर, कितना आया कितना गया हिसाब किताब चलता रहेगा दिमाग में। हाँ बोलो, समझ में आया? अच्छा, ये क्वेश्चन जो आया था नीट में, क्वेश्चन देखो कैसे आया था इसके ऊपर। क्वेश्चन ये था ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। हाँ, क्वेश्चन था विच मॉलिक्यूल हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, किस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी? ऑप्शन ए बी दोनों की मिनिमम होगी, किसी की मिनिमम नहीं होगी। विच मॉलिक्यूल हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। हाँ बताओ कौन है वो, ए या बी? और कंसेप्ट क्या लिखा एनसीईआरटी में, जिसका फॉर्मल चार्ज मिनिमम तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? मिनिमम, और स्टेबिलिटी भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो बताओ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी खोजने के लिए फॉर्मल चार्ज निकालना होगा। हाँ, जिसका फॉर्मल चार्ज मिनिमम आ जाए उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? मिनिमम, और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? मैक्सिमम। अब खोजा जाए। हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन दो बार आया था। पहली बार आया था विच मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिकली मोर स्टेबल, फिर दूसरा आया था विच मॉलिक्यूल हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल पूछा तब तो आंसर ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखो, अच्छा दूसरी तरफ फिर अगले साल फिर क्वेश्चन आया और क्या था? विच हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो अब उसमें हमको ये देखना है, इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है, हमको देखना है किसका फॉर्मल चार्ज मिनिमम है। हाँ, निकालेंगे किसका? सल्फर का निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालेंगे। जो घर का बड़ा होता है, जो घर का मुखिया है, जो घर चलाता है, उसका दिमाग देखा जाएगा ना। यदि वो शांत है तो घर पूरा शांत रहेगा। बोलो, तो हमको फॉर्मल चार्ज किसका निकालना है? घर के मालिक का, घर के मुखिया का। और वो कौन है? सल्फर। घर का बड़ा है, जान पहचान ज्यादा है, वैलेंसी इसकी ज्यादा है। चलो निकालो। हाँ, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में? शेयरटॉन 2, 2 4, 2 6, 2 8। कितने अनशेयर? 0। सॉल्व करो, कितना आया? +2। मतलब इसका दिमाग चल रहा है, खाली नहीं है, इसको नींद बढ़िया नहीं आएगी। इसको देखो, हाँ वैलेंस शेल में कितना? 6। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 12। हाँ, 12/2। अनशेयर कितने हैं? हाँ, सॉल्व करो, 0। तो इस सल्फर का फॉर्मल चार्ज 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम, और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हो गई मैक्सिमम। ये आंसर होगा। तो बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी इसके पास, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी इसके पास। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। अब एग्जाम के दिन तुम्हारे पास समय कम है, तो टिक मारना। तो हम अंदर की बात बताते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका है जिसमें जब ज्यादा बॉन्ड हो, जो एटम जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतना एनर्जी निकलेगी, सिस्टम की एनर्जी उतनी घटेगी। और स्टेबिलिटी बताओ, इसने कितने बॉन्ड बनाए? इसमें कितने बनाए? तो इसमें बॉन्ड ज्यादा बना, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, सिस्टम की एनर्जी घटेगी, स्टेबिलिटी। अब फॉर्मल चार्ज को नहीं निकालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुम्हारा एनसीईआरटी में है तो सीखना भी है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है वो हमने निकालना भी सिखा दिया। और एग्जाम के दिन समय बचाना है तो सीधा नंबर ऑफ बॉन्ड गिन लो, जिसमें बॉन्ड ज्यादा उसमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज्यादा। अच्छा, आगे चलकर हम रेजोनेंस पढ़ाएंगे, तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी भी यही है। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताएंगे उसमें बताएंगे जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा बॉन्ड उसकी स्टेबिलिटी उतनी, ये भी वही बात है। तो रेजोनेंस एनर्जी भी तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ही है। हाँ, तो बोलो समझ में आया? 3 तरह की स्टेबिलिटी हमको मिलती है बॉन्डिंग से, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और
थर्मल स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी में एटम डबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाएगा और डुप्लेट या ऑक्टेट, और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में मॉलिक्यूल सिमेट्री को पा जाएगा, और थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी में मॉलिक्यूल की पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, मतलब उसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, जीरो। बॉन्ड क्या बनेगा, ज्यादा। जितना ज्यादा बॉन्ड बनता जाएगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। अब क्वेश्चन है कि जब ज्यादा बॉन्ड बनेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो हम भी खूब फ्रेंड बनाए, खूब फ्रेंड बनाए, खूब बॉन्ड बनाए, तो ज्यादा हमको स्टेबिलिटी मिलेगी। इसका मीनिंग ये निकाल लिए क्या, जबकि बॉन्डिंग मेन है कहाँ, हमारी मेन बॉन्डिंग है कहाँ। बॉन्डिंग होती कितने तरह की है, बॉन्डिंग दो तरह की होती है, आयनिक और, ये प्राइमरी बॉन्डिंग है। अब बाकी सेकेंडरी बॉन्डिंग में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डिस्पर्सन फोर्स, वंडरवाल फोर्स, ये सब सेकेंडरी फोर्सेस है। लेकिन जो प्राइमरी फोर्स है, प्राइमरी बॉन्डिंग है, वो आयनिक और कोवलेंट है। तो यहाँ हमारी जो प्राइमरी बॉन्डिंग वो कहाँ है, घर पे है, जिनके साथ हम रहते हैं। मेरे साथ क्या है, तुम्हारे साथ 1 घंटे कभी चले जाओगे सब अपने घर। जिस घर में जिनके साथ हम रहते हैं वहां मेरी प्राइमरी बॉन्डिंग है, वही आयनिक है और वही कोवलेंट है, और वही हमको तृप्ति है, वही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है, और कहीं स्टेबिलिटी नहीं है। तो मतलब हमको ज्यादा बॉन्ड बनाना मतलब घर वालों के साथ मिल के रहना है, उनके साथ संवाद लेके चलना है, न कि विवाद। जितना हम संवाद बना के चलेंगे घर वालों के साथ, मिलजुल के रहेंगे, उतना हम अंदर से रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे। और यदि हम किसी के घर में किसी में विवाद है तो उसका असर तुम्हारी पढ़ाई पे चलेगा। बोलो समझ में आया। तो हमको ज्यादा ज्यादा बॉन्ड बनाना है, किनके साथ, घर वालों के साथ, उनके साथ मिलकर रहना है, उनका विश्वास जीतना है। ये नहीं कि बाहर से दोस्ती करना है, वो तो टेम्परेरी है, वो तो सेकेंडरी फोर्सेस है, उसमें तुमको सैचुरेशन, तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल तृप्ति जो है वो घर पे ही है, घर वालों के साथ है, वही तुम्हारी एक्चुअल बॉन्डिंग है। हाँ बोलो समझ में आया। अच्छा, तो अभी हमने 3 तरह की स्टेबिलिटी बताई, इलेक्ट्रॉनिक, स्ट्रक्चर और थर्मो। बताओ इन तीनों में किसका महत्व ज्यादा है। हमारा क्वेश्चन होता है केमिकल बॉन्डिंग का मेन काज क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी भी लिखा है, स्ट्रक्चर भी लिखा है, थर्मो भी लिखा है, और एक पे टिक मारना है। हाँ देखो, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी इज द मेन काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। Thermodynamic stability is the main cause of chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग का मेन कारण है, मेन काज है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी।